क्या मेरठ हत्याकांड में आखिरकार वह बड़ा सच सामने आ चुका है जिसे अब तक छिपाया जा रहा था? क्या दलित परिवार को सच में इंसाफ मिल पाएगा या फिर यह मामला भी सिस्टम की भूल भुलैया में खो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ यह कहानी शुरू होती है जो केवल एक अपराध की नहीं बल्कि पूरे समाज के विश्वास, डर और संघर्ष की कहानी बन चुकी है। मेरठ की इस घटना ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक महिला की हत्या का नहीं है बल्कि उस बेटी रूबी के भविष्य का है जिसने अपनी मां को खोया और खुद मौत के साए से लौट कर आई। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मेरठ के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाला दलित परिवार अचानक चीखों, सन्नाटे और खून से घिर जाता है। घर के भीतर मां की लाश मिलती है, शरीर पर हिंसा के निशान होते हैं और बेटी रूबी रहस्यमय तरीके से गायब पाई जाती है। यह खबर फैलते ही पूरा इलाका सहम जाता है। शुरुआती घंटों में पुलिस इसे सामान्य आपराधिक घटना बताने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि जांच जारी है और जल्द खुलासा होगा, लेकिन परिवार का रोना, पड़ोसियों की बातें और इलाके का माहौल कुछ और ही कहानी बयान करता है। बताया जाता है कि हत्या से पहले परिवार लगातार दबाव में था, उन्हें धमकियां मिल रही थीं और स्थानीय स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोगों से उनका टकराव चल रहा था। इन बातों की शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मां की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल बेटी रूबी को लेकर खड़ा होता है। आखिर वह कहां है, किस हालत में है और क्या वह सुरक्षित है? लगभग 60 घंटे तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती और हर गुजरता घंटा परिवार के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। जब रूबी बरामद होती है तो वह टूटी हुई, डरी हुई और सहमी नजर आती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है और वह ज्यादा बोलने से बचती है। पुलिस इसे सामान्य मानसिक स्थिति बताती है, लेकिन परिवार और समाज इसे किसी बड़े दबाव का नतीजा मानता है। यहीं से यह मामला सिर्फ हत्या और अपहरण का नहीं रहता, बल्कि साजिश, डर और चुप्पी की कहानी बन जाता है। जैसे जैसे मीडिया इस केस को उठाती है, वैसे वैसे कई ऐसे तथ्य सामने आने लगते हैं जो पुलिस की शुरुआती कहानी से मेल नहीं खाते। कभी कहा जाता है कि आरोपी करीबी हैं, तो कभी कहा जाता है कि बाहर से आए लोग शामिल हैं। यह विरोधाभास शक को और गहरा कर देता है। दलित समाज में इस घटना के बाद जबरदस्त आक्रोश देखने को मिलता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मोमबत्तियां जलती हैं, नारे लगते हैं और एक ही मांग गूंजती है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस दौरान कई दलित संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अन्याय है, क्योंकि अगर पीड़ित परिवार प्रभावशाली होता तो शायद कार्रवाई पहले ही हो जाती। इसी बीच कुछ ऐसे कथित इनपुट सामने आते हैं जिनमें बताया जाता है कि हत्या के पीछे केवल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि जमीन, पैसे और दबदबे की लड़ाई भी हो सकती है। हालांकि इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, लेकिन यह चर्चाएं आग की तरह फैल जाती हैं। जांच के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ होती है, कुछ नाम सामने आते हैं और कुछ को हिरासत में भी लिया जाता है, लेकिन हर कार्रवाई के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सही लोगों तक जांच पहुंच रही है या फिर असली चेहरे अब भी पर्दे के पीछे हैं। रूबी के बयान को लेकर भी लगातार असमंजस बना रहता है। कभी कहा जाता है कि उसने सब कुछ बता दिया है, तो कभी कहा जाता है कि वह अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है। यह स्थिति मामले को और रहस्यमय बना देती है। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। विपक्ष सरकार पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था का हवाला देकर खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए ये बयान खोखले साबित होते हैं। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सीबीआई जांच की मांग खुलकर सामने आने लगती है। परिवार का कहना होता है कि उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं रहा और उन्हें एक स्वतंत्र एजेंसी से न्याय चाहिए। यह मांग धीरे धीरे सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच जाती है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि जांच सही दिशा में है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस बयान के बावजूद लोगों के मन में यह सवाल बना रहता है कि अगर सब सही है तो फिर सीबीआई जांच से परहेज क्यों?
जैसे जैसे दिन बीतते हैं, इस केस में कुछ नए संकेत और घटनाक्रम सामने आते हैं। कुछ दस्तावेज, कुछ बातचीत और कुछ घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दलित समाज में इस घटना का असर लंबे समय तक रहने वाला नजर आता है। लोग इसे एक चेतावनी की तरह देखते हैं कि अगर आवाज नहीं उठाई गई तो अन्याय यूं ही चलता रहेगा। कहानी के इस पहले हिस्से का अंत ऐसे मोड़ पर होता है जहां हर दर्शक के मन में यही सवाल गूंजता है कि क्या रूबी और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या सच में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? और क्या सीबीआई की एंट्री इस मामले की दिशा बदल देगी? क्योंकि आगे की कहानी में जांच की परतें और गहरी होंगी और सच की लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। शुरुआत वहीं से होती है जहां सवाल और शक और गहरे हो चुके हैं और अब हर नजर जांच की दिशा पर टिकी हुई है। मां की हत्या और रूबी की बरामदगी के बाद पुलिस जांच जिस रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए थी वह लोगों को संतोष नहीं दे पाती। यही वजह है कि अब परिवार खुलकर कहता है कि उन्हें स्थानीय जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा। रूबी का बयान लिया जाता है लेकिन उसके शब्दों में डर साफ झलकता है। वह कुछ बातों पर चुप रहती है और कुछ सवालों पर जवाब देने से बचती है। यह चुप्पी अपने आप में कई राज समेटे हुए लगती है। इसी दौरान कुछ नए नाम सामने आते हैं, कुछ पुराने रिश्तों की परतें खुलती हैं और यह संकेत मिलने लगते हैं कि हत्या केवल गुस्से या अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से रची गई योजना भी हो सकती है। दलित समाज का आक्रोश अब और तेज हो जाता है। जगह जगह प्रदर्शन होते हैं और सीबीआई जांच की मांग एक आंदोलन का रूप लेने लगती है। राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती है, बयान बदलते हैं और दबे स्वर में यह स्वीकार किया जाने लगता है कि मामला संवेदनशील है और इसकी जांच में किसी तरह की चूक भारी पड़ सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती, लेकिन संकेत मिलने लगते हैं कि उच्च स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच पीड़ित परिवार को कुछ हद तक सुरक्षा और मदद देने की बातें सामने आती हैं, लेकिन उनके जख्म इतने गहरे हैं कि भरोसा आसानी से लौटने वाला नहीं है। कहानी के अंत में सवाल अब भी कायम है। क्या रूबी को इंसाफ मिलेगा? क्या उसकी मां की हत्या का पूरा सच सामने आएगा? और क्या सीबीआई की एंट्री इस केस को निर्णायक मोड़ दे पाएगी? फिलहाल यह मामला केवल एक हत्याकांड नहीं बल्कि न्याय और भरोसे की परीक्षा बन चुका है और यही परीक्षा आने वाले समय में सिस्टम की असली तस्वीर सबके सामने लाने वाली है।